टेट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने हंटर आयोग के बारे में पढ़ा हुआ था, जिसका गठन भारतीयों की शिक्षा के व्यवस्था को देखने के लिए हुआ था, जिसमें हंटर ने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा सहायता अनुदान इन सभी के बारे में अपने सुझाव रखे हुए थे। मेनली इसको प्राथमिक शिक्षा की जांच के लिए रखा गया था, इसका गठन किया गया था, किंतु इसने माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर भी अपने सुझाव दिए हुए हैं। तो उन्हीं सब के बारे में पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। तो आज हम हंटर आयोग जो था उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन यानी उसके गुण दोषों का पता लगाएंगे कि उसमें क्या अच्छी बातें थी, क्या खराब बातें थी, क्या सही था, क्या गलत था। उसी के बेस पे हम इसका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले हम उसके गुण देख लेते हैं। देखिए, आयोग ने भारतीय शिक्षा में ईसाई मिशनरियों को प्रमुख स्थान न देने के कारण भारतीयों के साथ उपकार किया, क्योंकि अब वे भारत में शिक्षा की आड़ में ईसाई धर्म का प्रसार नहीं कर पाएंगे। देखिए, उस समय क्या होता था कि जो ईसाई मिशनरियां थी वो विद्यालय खोलती थी और वो शिक्षा की आड़ में ईसाई धर्म का प्रसार करती थी, ईसाई धर्म के बारे में बताती थी, उनका प्रचार करती थी। लेकिन जब हंटर आयोग आया तो इसने शिक्षा की जिम्मेदारी जो क्षेत्रीय लोग थे, स्थानीय लोग थे, उनको दे दिया। तो अब क्या, ईसाई मिशनरियां कमजोर पड़ गई, है ना। और ये अच्छा पॉइंट है कि जब क्षेत्रीय लोग रहेंगे तो वो अपने धर्म, अपनी संस्कृति के हिसाब से अपना काम करेंगे। लेकिन अगर ईसाई मिशनरियां करती तो वो शिक्षा भले ही देती, लेकिन साथ साथ में ईसाई धर्म का प्रसार भी करती। तो ये इसका एक गुण था। फिर दूसरा क्या है, आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कृषि, भौतिक शास्त्र, चिकित्सा, क्षेत्र मिति, बही खाता आदि विषयों का समावेशन कर उसे व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी बना दिया है। जब हम इसके सुझाव की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों पर हंटर कमीशन ने ये बात कही थी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों के जीवन से जुड़ा हो, बच्चे स्वावलंबी बने, व्यवसाय से जुड़ा हो। इसीलिए उसने भौतिक शास्त्र, चिकित्सा, क्षेत्र मिति आदि को उसमें जोड़ा था, पाठ्यक्रम में ऐड किया था। और ये हंटर आयोग का एक गुड पॉइंट है कि मतलब उसने जो पाठ्यक्रम था वो बालकों के व्यवहारिक जीवन से जोड़ दिया, जिसके कारण वो अपने पैरों पर खड़े हों। फिर है कि पाठ्यक्रम में व्यवसायिक विषयों को जोड़कर बालक को स्वावलंबी बनाया। इसी के बारे में तो हम अभी चर्चा कर रहे थे। और अगर आप जो नई एजुकेशन पॉलिसी इस समय है उस पर अगर गौर करेंगे तो वहाँ पे भी इन सब चीज़ों की चर्चा की गई है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बालक के जीवन को उपयोगी बना सके, मतलब जो उसके जीविकोपार्जन में भी हेल्प कर सके। ठीक है, फिर अब हंटर आयोग का अगला गुण क्या है कि आयोग ने स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, हरिजनों की शिक्षा, पिछड़ी जातियों तथा आदिवासियों की शिक्षा के बारे में सिफारिशें दी, जो कि शिक्षा के विकास में पर्याप्त सहायक रही। तो देखिए, इसने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के अलावा स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, हरिजन शिक्षा, मतलब सभी की शिक्षाओं को ध्यान रखकर अपनी रिपोर्ट बनाई थी, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही बेहतर स्थान है। अगर आप इन सब पे गौर करेंगे तो ये सारी चीज़ें वुड का जो घोषणा पत्र था उसमें भी ये सारी चीज़ें थी। तो आप ये मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत हेर फेर करके हंटर ने पूरा का पूरा जो वुड वाला काम था, जो वुड का घोषणा पत्र था, उसी को अपने घोषणा पत्र में डाल दिया। ठीक है, तो दोनों की लगभग लगभग सारी चीज़ें बराबर ही हैं, इक्का दुक्का को छोड़कर। मेन जो अंतर है वो शिक्षा का उत्तरदायित्व को लेकर है कि जो वुड था उसने शिक्षा का उत्तरदायित्व इंग्लैंड को दे दिया, यानी सरकार को दे दिया। लेकिन हंटर आयोग ने शिक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो स्थानीय क्षेत्रों को दे दी, जो प्रांतीय लोग थे उनको दे दी। यही मेन अंतर है, बाकी ज़्यादातर चीज़ें सेम टू सेम ही हैं। तो ये हंटर आयोग के गुण हो गए। अब हंटर आयोग के हम दोष देख लेते हैं। देखिए, सरकार को शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया। देखिए, हर चीज़ का एक सकारात्मक और एक नकारात्मक पहलू होता है। तो देखिए, भले ही इसने शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार से हटाकर स्थानीय लोगों को दे दिया, ये ठीक भी था, लेकिन फिर भी ये गलत था, क्योंकि अब सरकार को शिक्षा के उत्तरदायित्व से अगर मुक्त कर दिया जाए, सरकार फ्री हो जाएगी, कहीं जो भी करना हो करो, हमको क्या मतलब, शिक्षा का उत्तरदायित्व हमारा थोड़े है, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो ये इसका एक दोष था कि सरकार को शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया।
फिर प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर डाल देना बिल्कुल अनुपयुक्त था, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो उतना ज़्यादा अवेयर हों, उतना ज़्यादा जागरूक हों, या फिर उतने ज़्यादा जिम्मेदार हों कि वो अपनी शिक्षा की व्यवस्था खुद संभाल सकें। तो ये गलत था। फिर है, आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए अधिक सहायता का आधार परीक्षा फल बनाने की सिफारिश प्रस्तुत किया। प्राथमिक शिक्षा का बड़ा अहित किया, क्योंकि इससे शिक्षा गौर तथा परीक्षा मुख्य हो गई। कहने का क्या मतलब है कि इसने कहा कि प्राथमिक स्तर पर जिस विद्यालय में परीक्षा फल बहुत अच्छा होगा उसको अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। तो इससे क्या हुआ, परीक्षा मुख्य और शिक्षा गौण हो गई, जबकि ये गलत था। ठीक है, यानी ये इसका एक दोष था। ठीक है, फिर अब निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि हंटर कमीशन का यद्यपि भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और है भी, किंतु यदि हम उसे 1854 के वुड के घोषणा पत्र की पुनरावृत्ति कहें तो उचित ही होगा। साथ ही जिन जिन स्थलों पर उसमें दुर्बलता शिथिलता का अनुभव किया, भारतीय कमीशन ने उसमें जान डाल दी। धर्मनिरपेक्षता की नीति पर जोर देकर शिक्षा को जीवन के महान उद्देश्यों की ओर उन्मुख किया। निष्कर्ष क्या निकला कि ज़्यादातर यहाँ पे वही बातें हैं जो वुड ने की थी, लेकिन यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता की बात की गई, क्योंकि इसने ईसाई मिशनरियों का जो ईसाई का प्रचार करना था उसको रोक दिया, यानी धर्म को दूर करके धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जो कि अच्छी थी। उसके अलावा वुड के घोषणा पत्र में जो जो कमियां थी उसको यहाँ पे दूर करने की कोशिश की गई थी। तो ये है वुड हंटर आयोग का मूल्यांकन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।